किया था, आप लोग एक बार रिवाइज जल्दी करो। कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सही है, जिसमें मैंने आपको लंग्स के बारे में बताया था और मैंने रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में आपको बताया था। सब कुछ पहले ना कल जो हम लोगों ने पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज करो बेटा सब बच्चे। कल हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था, कौन सा किया था? ब्रीथिंग एंड हम लोग चैप्टर पढ़ना है बेटा, वो कौन सा पढ़ना है? ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मैंने आपको स्टार्ट क्या करवाया था? ह्यूमन फिजियोलॉजी, और हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था ना खाली बस, तो आज हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। कल मैंने आपको रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में बताया था, इसके बाद मैंने बताया था कि रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में क्या डिफरेंस होता है। कल मैंने आपको बताया था एक्सचेंज ऑफ गैसेस कितनी जगह होता है, पता है सब बच्चों को। इसके बाद हमारा जो ऑक्सीजन और CO2 होता है उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, ठीक है, वो सब हम लोगों ने कल पढ़ा था। सब बच्चे जाओ। चलो तो बेटा हम लोग आज थोड़ा मैं आपको समझा रहा हूँ। पहले कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इसके बाद हम लोग चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कल मैंने आपको ये बताया था बेटा, जैसे मान लिया कोई लंग, ये लंग्स है, क्या है? लंग्स है। मैंने कहा था लंग्स में ऑक्सीजन जाता है और CO2 क्या होता है? एक्सहेल करते हैं, इनहेल क्या करते हैं? ऑक्सीजन। इसको हम लोग बोलते हैं ब्रीथिंग। क्या बोलते हैं? इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था बेटा, अगर ये मान लिया टिश्यू है, क्या है ये? टिश्यू या सेल मान लेते हैं, तो आप लोग बताओ, ये ब्लड ऐसे लेके जाएगा और इसमें ब्लड को ही क्या, ब्लड ही क्या करेगा? लेके आएगा, सही है। तो आप लोग बताओ बच्चा, यहाँ पे हमने ऑक्सीजन देना होता है और यहाँ पे CO2 क्या करना होता है? लेना होता है। इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी साइट होती है ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस की, जहाँ पे किसके बीच होता है? एल्वलाई एंड ब्लड के बीच। यानी कि मैं ऐसे बोल सकता हूँ प्राइमरी साइट ये होती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और किसके बीच? बिटवीन ब्लड एंड सेल। ये तो बताया था आपको। इसके बाद मैंने कहा था ऑक्सीजन जाएगा ब्लड के थ्रू, तो बेटा ये वाला ये आर्टरी होगी ना, क्या होगी? आर्टरी, और यहाँ से क्या जाएगा? ऑक्सीजन। यानी कि ट्रांसपोर्ट होता है वो किसके द्वारा होता है बच्चों? ब्लड के थ्रू। किसके थ्रू? और यहाँ से CO, अब देखो ऑक्सीजन यहाँ पे दी जाएगी, और बेटा आपको बताया सेल के अंदर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। जो ग्लूकोज होता है उसका ऑक्सीडेशन होगा और हमें क्या मिलेगा? ATP। क्या मिलेगा? और आपको बताया यहाँ पे ब्रेकडाउन ऑफ फूड होगा, मैं बोल सकता हूँ ऑक्सीडेशन होगा, कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाएगा और यहाँ क्या बन जाएगा? CO2। क्या बन जाएगा? और हमें क्या मिल जाएंगे? ATP। यानी कि हमें क्या मिल जाएगा? एनर्जी मिल जाएगा। जो हम लोग पढ़ते नहीं, रेस्पिरेशन एरोबिक, मैंने कहा था माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है, साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस होता है, इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल होता है, वो सब यही बात कर रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। इसके बाद यहाँ पे CO2 हम लोग इसीलिए देंगे। और आप लोग बताओ क्या यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हुआ?
क्योंकि ऑक्सीजन हमने दिया था और CO2 लिया था। तो ये सेकेंडरी साइड होती है किसकी? एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। ये आप लोग समझ पा रहे हो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या लिखा हुआ है चैप्टर का नाम? दो साइड होती है, प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड। और बेटा यहाँ पे जो आपको एनर्जी मिल रही है, इस कॉमनली इसको सबको बोलते हैं रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? अब समझ गए आप लोग इतनी बात? मैंने आपको कल बताया था हम लोग ये पढ़ना है ब्रीथिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ना है। मैंने आपको आज मैं आपको बताऊंगा मैकेनिज्म क्या होता है ब्रीथिंग का, कैसे हम इंस्पायरेशन करते हैं और कैसे क्या करते हैं एक्सपायरेशन करते हैं। ठीक है, तो कल मैंने आपको रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में बताया था। जैसे मैंने कहा था अलग अलग एनिमल के पास अलग अलग टाइप से क्या होते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा था कल, अगर मान लिया कोई जैसे लोअर इनवर्टिब्रेट्स है तो उसके पास कोई लंग्स होंगे क्या? नहीं होंगे ना। उसके बाद ट्रैकियल ट्यूब होगा जैसे इंसेक्ट के पास होता है। सही है, अलग अलग ऑर्गन होंगे। इसके बाद कुछ ऐसे होते हैं जनरल बॉडी सर्फेस द्वारा कर लेते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो स्किन के द्वारा करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो गिल्स के द्वारा करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो लंग्स के द्वारा करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था बेटा गिल्स के द्वारा करता है जो उसे क्या बोलते हैं बताओ? ब्रोंकियल रेस्पिरेशन। इसके बाद लंग्स के द्वारा करता है जो उसे पल्मोनरी, और इसके बाद जो स्किन के द्वारा करता है उसे क्यूटेनियस। पता है हम लोगों को? ठीक है, तो हम लोगों ने कल मैंने आपको लंग्स भी बना के दिखाए थे। मैंने कहा था हमारे थोरेसिक चैम्बर में लंग्स होते हैं, 1 पेयर होते हैं। आपको मैंने कहा था कि यहाँ से फायरिंग्स होता है, उससे ट्रैकिया निकलता है, ट्रैकिया की ओपनिंग को बोलते हैं ग्लोटिस। सही है, उसके ऊपर एक ढक्कन टाइप का होता है, इसे क्या बोलते हैं एपिग्लोटिस, जो फूड को रोकता है ट्रैकिया में जाने से। इसके बाद मैंने कहा था ग्लोटिस के बाद साउंड बॉक्स होता है, और उसके बाद ट्रैकिया 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, और फिर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। और इसके बाद फाइनली जो पहुंचता है वो किसके पास पहुंचता है? एल्वेलाई। किसके पास? मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एल्वेलाई को गुच्छा ऑफ एल्वेलाई क्या होता है? लंग्स। लंग्स और कुछ सुनना है? बस एल्वेलाई है, उनको कवर कर दिया है हमने, क्या बन गए? लंग्स बन गए। और कितने पेयर लंग्स होते हैं? 1 पेयर। अब हम लोग अगर यहाँ पे ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें तो भाई ह्यूमन के बारे में पढ़ना है ना। तो हम लोग जो बात करेंगे वो किसकी करेंगे? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो मैंने कहा था हमारे जो लंग्स रखे होते हैं वो किसमें रखे होते हैं? थोरेसिक चैम्बर में। किसमें रखे होते हैं? और आपको पता होना चाहिए कि थोरेसिक चैम्बर हमारा कैसे बना होता है। तो देखो अगले वाली साइड में क्या होता है? स्टर्नम। पीछे जो होता है वो क्या होता है? वर्टिब्रल कॉलम। साइड से क्या होती है? रिब्स। और नीचे से क्या होता है? डायफ्राम। ठीक है, इन सारी चीजों से मिलकर हमारा बना होता है थोरेसिक चैम्बर, जिसमें हमारा लंग्स रखे होते हैं और साथ में रखा होता है हार्ट, जो हम अभी बात नहीं करेंगे, उसकी अगले चैप्टर में करेंगे, सर्कुलेशन वाले चैप्टर में। ठीक है, अभी तो मैं आपको ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस बता रहा हूँ। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को इतना क्लियर होगा, सब बच्चों को यहाँ तक क्लियर है। तो कल हम लोग लंग्स तक जो हमने पढ़ लिया था वैसे डायग्राम बना के, तो आज मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ाने के बाद हम लोग पढ़ेंगे फिर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है बेटा, तो एक बार हम लोग आते हैं टॉपिक पे। ये तो सब बच्चों ने लिख लिया था, सब कल सबने लिख लिया था ना। चलो तो हम लोग एक बार किताब पढ़ लेते हैं पहले। कल मैंने आपको कहाँ तक बताया था? स्टार्ट ही किया था, है पूरे दिन समझाता रहा था कल। और बेटा हम लोग कोशिश किया करो कि जिस दिन चैप्टर स्टार्ट हुआ करे जरूर आया करो, क्योंकि उस टाइम पूरे चैप्टर का हम लोग इनिशियल पढ़ते हैं, पानी स्टार्टिंग का पढ़ते हैं। कहाँ से लेके आए पानी? तो आज हम लोग थोड़ा सा जो हमने कल समझा था डायग्राम से वो आज पढ़ लेते हैं, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म। ठीक है, चलो। कहाँ तक पढ़ लेते हो लोगों ने? ये पढ़ना है ना? ये पढ़ना है? पढ़ा दिया था यहाँ से ना? चलो यहाँ से पढ़ेंगे। वैसे मैंने कल आपको डायग्राम के थ्रू बता दिया सारा। मैंने कहा था देखो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल होते हैं 2, इसके बाद इंटरनल नॉस्ट्रिल होता है, वहाँ सेंसरी एपिथेलियम होता है जिससे हमें स्मेल आता है। दूसरा मैंने कहा था एक ऐसे करके यहाँ पे क्या होता है? फायरिंग्स। क्या होता है? फायरिंग्स होता है। और फायरिंग्स के बाद क्या होता है? वहाँ से 2 ट्यूब निकलता है, एक तो होता है ईसोफेगस और एक होता है ट्रैकिया। ट्रैकिया को बोलते हैं ईयर पाइप, ईसोफेगस को बोलते हैं फूड पाइप। आपको पता है फूड पाइप जो ओपन होगा वो कहाँ होगा? स्टमक में जाके, और ट्रैकिया जो ओपन होता है वो कहाँ जाके होता है? लंग्स में। ठीक है बेटा, इतना सबको आपको पता होगा। क्या चल रहा है? तो देखो
यहाँ हम लोग समझते हैं पूरा क्या क्या कल हम लोगों ने पढ़ा था। देखो क्या लिखा है, कह रहे वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। आपके पास कितने पेयर है? 1 पेयर। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल होते हैं ये 2 होते हैं। कह रहा है ओपनिंग आउट एबव द अपर लिप। अब ये तो बात पता ही सबको है। कह रहा है इट लीड्स टू अ नेजल चैम्बर थ्रू द नेजल पैसेज। द नेजल चैम्बर ओपन इनटू द, किस में ओपन होता है? फायरिंग्स में। ये रास्ता बता रहा है पूरा, ठीक है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, उसके बाद नेजल पैसेज हो गया, उसके बाद क्या हो गया? फायरिंग्स। कह रहा है अ पोर्शन ऑफ विच इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। आपको पता है ये जो हमारा ये फायरिंग्स होता है, यहाँ पे क्या होता है? कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर दोनों का। यानी कि हम खाना खा रहे हैं वो भी यहीं आता है, और हम सांस ले रहे हैं तो वो भी कहाँ आती है? यहीं पे आती है। कह रहे थे फायरिंग्स ओपन थ्रू द लायरिंग्स। लायरिंग्स इसे बोलते हैं बेटा साउंड बॉक्स। इसे बोलते हैं, लिख लो आपको, साउंड बॉक्स। और कह रहा है इनटू द ट्रैकिया, और ये ओपन किस में होता है? ट्रैकिया में। कह रहा है लायरिंग्स इज अ कार्टिलेजनस बॉक्स व्हिच हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन एंड हेंस कॉल्ड द साउंड बॉक्स। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? साउंड बॉक्स। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि हमारा आवाज कहाँ से आता है? यहाँ से आता है। और जो हम लोग अक्षर बोलते हैं, कल मैंने बताया भी था, तो वो कैसे बोलते हैं? जब हम जीभ या लिप्स को क्या करते हैं? ऊपर नीचे करते हैं, तो एक हवा उस फेलो में आती है जिससे हमारे अक्षर निकलते हैं सारे। होता नहीं का ता, हाँ बोल के देखो, पा। अब पा बोल रहे हैं तो इसका मतलब वोट चला रहा है ना। अगर का बोलोगे, क्या चलाओगे? टंग चलाओगे ना। हम लोग बोल के देख रहे हैं ना। आपने हिंदी वर्णमाला अच्छे से नहीं पढ़ाई क्या? उसमें सब बताया जाता है। इनके नाम भी वैसे रखे हुए हैं, आपने पढ़ा हो कभी तो। ऐसे होते नहीं है, पोस्ट व्यंजन, ताला व्यंजन, पता नहीं क्या बोलते हैं, मैंने पढ़ा था। चलो अगले कह रहे हैं ड्यूरिंग स्वैलिंग। बेटा ग्लोटिस कैन बी कवर्ड बाय अ थिन इलास्टिक कार्टिलेजनस फ्लैप, जिसे क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द। आप लोग बताओ, जो ग्लोटिस होता है उसके ऊपर एक ढक्कन टाइप का मान लो, क्या होता है? एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस का काम होता है जब हम खाना खा रहे होते हो। क्या खाते हो? खाना। और खाना खाओगे तो इसका मतलब ये है कि खाना ट्रैकिया में ना जाए, तो इसकी वजह से वो क्या करता है? रोकता है। और वो खाना कहाँ जाता है? फिर हमारा ईसोफेगस में। इसीलिए तो कहते हैं खाना खाते हुए बोलना नहीं चाहिए। अगर आप खाना खा रहे हो, आप बोल भी रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? हवा निकलेगी बाहर, और हवा निकलेगी तो क्या होगा? एपिग्लोटिस ओपन हो जाएगा, और ऊपर हो जाएगा, तो इसका मतलब खाना आपका कहाँ चला जाएगा? ट्रैकिया में। और ट्रैकिया में चला जाएगा तो आपको क्या पड़ जाएगा? फंदा। और इसीलिए कहते हैं खाना खाते हुए नहीं बोलना चाहिए। समझ गए आप लोग? ठीक है। क्योंकि बेटा मैंने कल आपको बताया भी था, अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो देखो ये ऐसा होता है। देखो जैसे मैंने कहा था, यहाँ से ये हो गई ट्रैकिया, और साथ में यहीं पे क्या होता है बेटा? फूड पाइप, और इसे ये कवर करता है। बल्कि ट्रैकिया अगले वाली साइड में होती है। अगर ये एपिग्लोटिस ना हो तो खाना पूरा ट्रैकिया में जाएगा, है ना। लेकिन ये कवर करता है इसको, और इसी को बोलते हैं हम लोग एपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं बेटा? और इसके बाद आपको बताया यही वाला हिस्सा क्या होता है? फायरिंग्स। और इसके बाद ये माउथ हो गया, और ये ऊपर जाके क्या हो गया? नेजल चैम्बर हो गया। समझ गए आप लोग? तो ऐसे करके ये कॉमन पैसेज होता है यहाँ पे, इसे बोलते हैं फायरिंग्स। क्लियर है? ठीक है। कह रहे ट्रैकिया जो स्ट्रेट ट्यूब होता है, एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरेसिक कैविटी। ये कहाँ तक जाता है ट्रैकिया? हमारे जो थोरेसिक कैविटी है उसके बीच तक, और इसके बाद 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। कह रहे विच डिवाइड एट द लेवल ऑफ 5th थोरेसिक वर्टिब्रा इनटू अ राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकी। ये आपसे पूछ सकता है, ये वाला 5th थोरेसिक वर्टिब्रा। आपको पता है बेटा? ये बताओ आप, इसे हम थोरेसिक चैम्बर क्यों बोलते हैं? बताओ, इसे हम थोरेसिक चैम्बर क्यों बोलते हैं? कौन बताएगा? बताओ। हाँ, थोरेसिक क्यों नाम रखा? कुछ तो रीजन है। बताओ। उससे थोरेसिक का मतलब क्या होगा भाई? देखो बेटा, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो चैम्बर जो जितने बीच में आया हुआ है, उतने बीच में पीछे आपको पता है थोरेसिक वर्टिब्रा होते हैं, पता है? इसीलिए इसको बोलते हैं थोरेसिक चैम्बर। देखो आपको पता है, आपकी जो वर्टिब्रा कॉलम है वो छोटे छोटे वर्टिब्रे से बनी हुई है, 1 2 3 4 ऐसे, सही है। और वो होती है कितनी? 32 होती है, जिसमें तुम्हारी पहली होती है सर्वाइकल, जो यहाँ पे होती है गर्दन वाला रीजन आती है, वो कौन होती है? सर्वाइकल। इसके बाद होती है थोरेसिक, इसके बाद होती है लंबर, और इसके बाद सैक्रल और कोकैक्स। नहीं, 26 होती है बड़ों में, और बच्चों में 31 होती है। यही सही है। देखो सर्वाइकल कितनी होती है? 7 गिनो। थोरेसिक कितनी होती है? 12 7 19, और लंबर होती है 5 19 5 24,
एक होती वो 25-26 होती हैं, और जो बच्चों होती हैं वो 5 एक्स्ट्रा होती हैं, यानी कि बोल सकता हूँ मैं 30 कितना 33 ना। हाँ ठीक है। सैक्रल वहाँ पे 5 होती हैं, कोकाइल 4 होती हैं, तो ऐसा होता है। ठीक है, वो हम लोगों में क्या हो जाती है, फिर हो जाती है। तो आप लोग ये समझ गए बेटा। तो ये कह रहा है 5th थोरैसिक वर्टिब्रा। अब 5वां कहाँ पे आ गया आप अंदाजा लगा सकते हो, ऐसे वैसे तो नहीं बता सकते ना, क्योंकि सर्वाइकल वाला नेक रीजन हो गया हमारा। इसके बाद थोरैसिक स्टार्ट होगा, तो 1 2 3 4 और 5, तो 5 तक यानी कि मान सकते हो आप लोग यहाँ तक, और ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, कौन से वर्टिब्रा, 5th थोरैसिक वर्टिब्रा। ठीक है, चलो अगले देखो। कह रहा है इनटू अ राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकी। अब आप लोग बताओ बेटा, यहाँ पे देखो आप लोग, जैसे ये है, ये लंग्स है ना, तो यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ आपको एक बार, जो बच्चे कल ना हो तो उन्हें समझ में आ जाएगा। ये तुम्हारा ट्रैकिया हो गया। अच्छा, इसके पीछे क्या होगा, ईसोफेगस है ना। इसके बाद ट्रैकिया के बाद बेटा ये जो डिवाइड हुआ है, अब इसको हमने बोला है प्राइमरी ब्रोंकी। क्या बोला है, प्राइमरी। ये समझ गए आप लोग, बताओ। इसके बाद जब देखो, अब ये फिर से डिवाइड हो जाएगा, सेकेंडरी फिर डिवाइड हो जाएगा, टर्मिनल और फाइनल जो आपको दिख रहे हैं ये छोटे छोटे, ये क्या है, एल्वेलाई। और यहाँ तक यार आता है। उसके बाद यहाँ से क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहीं पे आएंगे ब्लड कैपिलरी, ब्लड लेके आएंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये बीच में छोटा सा एक ऑर्गन रखा हुआ है, इसका नाम क्या है, हार्ट रखा हुआ है। इसके बाद ये भी लंग्स है, ये तुम्हारा रिब्स है, और ये नीचे क्या है बेटा, डायफ्राम। क्या है, और डायफ्राम के जस्ट नीचे होता है स्टमक। जो हमारा ईसोफेगस होता है वो यहाँ के ओपन होता है। सही है, हम लोग बोलते हैं स्टमक हमारा, स्टमक ये नहीं का, तो यहाँ पे होता है। ये नीचे तो एलिमेंट्री कैनाल है जो नीचे, अब स्टमक के बाद यहाँ से स्टार्ट हो जाता है एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, पूरा डायग्राम दिखाऊंगा आपको एक बार, कहाँ क्या होता है। आप लोग अभी इतना समझ गए, बताओ। तो आप लोग ध्यान रखना है कि प्राइम 2 पार्ट में जो ट्रैकिया डिवाइड होती है वो कौन से वर्टिब्रा से होती है, 5th थोरैसिक वर्टिब्रा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी कह रहे हैं कहाँ पे थे हम लोग, हाँ, ब्रोंकाई। इसके बाद ईच ब्रोंकाई अंडरगो रिपीटेड डिवीजन। लास्ट में आपको कह रहा है फॉर्म द सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स एंडिंग अप इन वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। द ट्रैकिया प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। आपको बताया बेटा ये रिंग हमेशा नहीं चलती रहती है। इसके बाद क्या हो जाती है, ये यहाँ तक आ रही है, उसके बाद यहाँ तक देखो, उसके बाद ये रिंग क्या हो गई, खत्म। ये रिंग होती क्यों पता है आपको, ये कार्टिलेजिनस रिंग, ये इसका काम है कि ये ट्रैकिया है हमारा, ये मोड़े उड़े ना, क्योंकि हम सांस ले रहे हैं, कोलैप्स मतलब इधर उधर सही रहे, हाँ बिल्कुल सीधी स्ट्रेट रहे, इसीलिए होती है। ठीक है, रिंग कितनी होती है, अब ये मैंने तो काउंट नहीं किया है ना, ऐसा कहीं लिखा है यहाँ पे, अब ऐसे मुझे नहीं पता है। ठीक है, अगर कहीं लिखा हो सकता है तो बताना मुझे, वैसे होगा लिखा हुआ है। ये कितनी हो सकती है, मैंने अब ऐसा कहीं देखा हुआ अभी तक तो देखा नहीं है ना, कोई ऐसा क्वेश्चन देखा है मैंने अभी तक नीट का जिसमें ये बताया गया हो इतनी रिंग होती है। ठीक है, ठीक। अगले कह रहा है बेटा, एक कह रहा है ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स गिव राइज टू अ नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलर बोल्ड एंड वेस्कुलाइज्ड बैग, जिसे क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, एल्वेलाई। तो यहाँ पे जो मेन है वो क्या है, एल्वेलाई। कह रहा है द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वेलाई कंप्राइज द लंग्स, और इनको हम लोग मिला के क्या बोलते हैं, लंग्स। कह रहा है वी हैव 2 लंग्स, हमारे पास 2 लंग्स होते हैं, व्हिच आर कवर्ड बाय, इस मेम्ब्रेन क्या बोलते हैं बेटा, प्लेउरा। क्या बोलते हैं, प्लेउरा। और कह रहा है विद प्लेउरल फ्लूइड होता है बिटवीन देम, इनके बीच में क्या होता है, प्लेउरल फ्लूइड होता है। ये क्यों होता है, जैसे हम लोग जब थोरेसिक चैम्बर को इंक्रीज या कम करते हैं तो इससे कोई डैमेज ना हो, चोट ना लगे, इसीलिए बीच में होता है प्लेउरल फ्लूइड। लिखा भी होगा शायद, ये देखो लिखा है इट रिलीज ए फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस, द आउटर प्लेउरल मेम्ब्रेन is in close contact with the thoracic lining, whereas the inner pleural membrane is the contact with the lung surface. The part starting with the external nostril up to the terminal bronchioles constitute the conducting part. ये ध्यान रखना है आपको, क्या बोलेंगे उसको, conducting part. Whereas the alveoli and their duct form the respiratory or exchange part of the respiratory system. तो आप लोग बताओ, यहाँ से एयर जा रही है और हमारे कहाँ तक जा रही है, एल्वेलाई तक जा रही है, तो ये जा रही है, उसके बाद ये पूरा ही सिस्टम हमारा क्या कहलाएगा, हेल्प किसमें कर रहा है, पूरे ब्रीथिंग में बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कि हवा को, एयर को पहुंचाने में। ठीक है, अगले कह रहा है बेटा द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वेलाई, क्लियर्स इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल, ह्यूमिड
humidify and also bring the air to body temperature. Exchange part is the site of actual diffusion of O2 and CO2 between blood and atmospheric air. आप लोग पता है यहाँ पे क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। अभी मैं आपको समझाऊंगा पूरा ब्रीथिंग मैकेनिज्म क्या होता है। आप लोग पहले बताओ डिफ्यूजन का मतलब समझते हो? डिफ्यूजन का मतलब होता है हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे आप समझ सकते हो, एक मान लो गुब्बारा ले लो, क्या ले लो, और गुब्बारा में आप लोग हवा भर दो, और हवा जब गुब्बारा छोड़ोगे तो उसमें क्या होगा, अंदर से हवा हमेशा बाहर निकलेगी, तो वहां पे क्या हो रहा है, डिफ्यूजन। क्या हो रहा है, मतलब हाई प्रेशर अंदर होगा और बाहर क्या होगा, लो प्रेशर। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि हम लोग जो सांस ले रहे हैं वो तो ताकत से ले रहे हैं और अंदर जाएगी तो नहीं, हम ऐसे कर रहे हैं, तो बेटा वो ऐसे नहीं जा रही है जैसे आप सोच रहे हो। ये हमेशा हम लोग क्या कर रहे हैं, एक प्रेशर ग्रेडिएंट बनाते हैं, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। जब भी आपको जब आप इंस्पायरेशन करते हो, एयर को इंस्पायर करते हो, तो हमेशा थोरेसिक चैम्बर क्या करते हो, इंक्रीज। क्या करते हो, जिससे इसीलिए करते हैं हम लोग इंक्रीज, जिससे तुम्हारा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाए, कम। क्या हो जाए, किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। क्योंकि आपको पता है एक प्रेशर हमारा एटमॉस्फेयर में तो है, तो बाहर हाई प्रेशर और अंदर कैसा हो जाएगा, लो प्रेशर। तो हाई प्रेशर टू, कब कोई बच्चा ऐसे कर सकता है क्या कि थोड़ा सा चैम्बर को कम कर रहा है और अंदर सांस ले रहा है, नहीं कर सकते। करके देखो हम लोग, आपको अंदर सांस लोगे तो आपको थोड़ा सा चैम्बर को इंक्रीज करना ही पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई अंदर सांस भी ले रहे हो थोड़ा सा चैम्बर को डिक्रीज भी कर रहे हो, उल्टा आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि फिर प्रेशर ग्रेडिएंट नहीं बनेगा और नहीं बन पाएगा तो आप लोग अंदर हवा आपके नहीं जाएगी। समझ गए, ये मैं मैकेनिज्म समझाऊंगा, अब पहले इतना पढ़ लेते हैं हम लोग। अगले देखो क्या कह रहे हैं, क्योंकि मैंने कल पूरे चैप्टर में पूरे दिन में आपको यही समझाया था, विद डायग्राम समझाया था, अब मैं ऐसे ही लिखा हुआ समझा दे रहा हूँ, ठीक है। अगले कह रहा है बेटा, द लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरेसिक चैम्बर, पता है आपको, व्हिच इज एनाटॉमिकली एन एयर टाइट चैम्बर। द थोरेसिक चैम्बर इज फॉर्म डोर्सली, क्या बोल मैंने बताया था, वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रली क्या बताया था, स्टर्नम, लेटरल क्या बताया था बेटा, रिब्स, ये हैं। और अगले कह रहे हैं एंड ऑन द लोअर साइड बाय द डोम शेप डायफ्राम होता है, जो नीचे साइड से क्या होता है, डायफ्राम। कह रहे थे एनाटॉमिकली सेटअप ऑफ लंग्स इन द थोरैक्स इज such that any change in the volume of the thoracic cavity will be reflected in the lungs pulmonary cavity. Such an arrangement is essential for breathing. आप लोग बताओ, अगर हम लोगों ने यहाँ पे रिब्स को रखा हुआ है, डायफ्राम भी फ्लेक्सिबल होता है, हमारा रिब्स होता है, उनके बीच में भी जो मसल्स होती हैं वो भी, दूसरा रिब्स और वर्टिब्रल कॉलम के भी जॉइंट होता है, उसको बोलते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट, कार्टिलेज के जॉइंट्स होते हैं। ऐसा क्यों होता है, जिससे थोरेसिक चैम्बर को हम बड़ा और कम कर सकें, है ना, क्योंकि हमें तो बेटा लंग्स का वॉल्यूम कम ज्यादा करना है, तभी तो हम ब्रीथिंग कर पाएंगे। अगर आप लंग्स का वॉल्यूम कम या ज्यादा नहीं कर पाओगे तो आप कभी ब्रीथिंग नहीं कर पाओगे, समझ गए। तो अगर हम थोरेसिक चैम्बर को बढ़ाएंगे तभी हमारा क्या बढ़ता है, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ता है, और लंग्स का वॉल्यूम बढ़ता है तभी तो अंदर का प्रेशर कम होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो पूरा मैकेनिज्म होता है वो होता है पूरा डिफ्यूजन के ऊपर। और आपको अभी तो लग रहा होगा कि यार हम तो नहीं करना चाहते, अगले पीछे नहीं करना है लोग, अब तो हमारी सांस चल रही है, आराम चल रही है। बेटा अभी आप लोग नॉर्मल ब्रीथिंग कर रहे हो तो आपको, लेकिन आपको एहसास नहीं हो रहा है इस चीज़ का, आप हमेशा करते हो ये चीज़। लेकिन जब आप रेस वगैरह लगाओगे तो आपको आराम से पता लगेगा कि मेरा थोरेसिक चैम्बर क्या हो रहा है, कम और ज़्यादा हो रहा है। सब लोगों ने एहसास किया होगा इसका, होता ही होता है, ठीक है। तो ये किसके लिए होता है बेटा, जिससे हम लोग ब्रीथिंग आराम से कर पाएं। और मैंने कल आपसे बोला था ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन को इनहेल करना और CO2 को एक्सहेल करना, क्या कहलाता है, ब्रीथिंग। अच्छा, बहुत मैंने कल आपको बताया था, एक बार फिर बता दे रहा हूँ, बहुत बच्चे समझते हैं कि ब्रीथिंग का मतलब ये रेस्पिरेशन होता है खाली। रेस्पिरेशन का मतलब होता है बेटा कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड का ऑक्सीडेशन होना और हमें एनर्जी मिलना, वो कहलाता है रेस्पिरेशन। आप ब्रीथिंग कर रहे हो उसका मतलब ये नहीं कि रेस्पिरेशन हो गया, हालांकि जाएगा तो है ही, ऑक्सीजन जब अंदर ले रहे हो तो ऑक्सीजन ब्लड में जाके सेल के पास जाएगा। लेकिन अगर ना जाए मान लो तो क्या करोगे आप, रेस्पिरेशन बोल सकते हो इसको, नहीं, क्या बोल सकते हो, खाली ब्रीथिंग। समझ गए, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है बेटा रेस्पिरेशन में क्या क्या स्टेप फॉलो होती हैं वो आप लोग समझो। अब आप लोग देखो ऐसे क्वेश्चन आप लोग अब अगर अच्छे से समझ रहे हो तो आप लोग ऐसा नहीं कि इसी देख के आप बता पाओगे। देखो सबसे पहले आप लोग क्या कर रहे हो, सांस ले रहे हो और सांस छोड़ रहे हो। पहला प्रोसेस क्या हुआ, ब्रीथिंग, क्या हो गया। दूसरा मैंने कहा था जब एल्वेलाई तक हमारी एयर पहुंच जाएगी तो वहां पे क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्या होगा बेटा। तो जो सेकेंड प्रोसेस होता है वो होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड और एल्वेलाई। ध्यान रखना है आपको, ये प्राइमरी साइड होती है।
अब आप लोग बताओ, अगर ब्लड में एयर पहुंच गई है तो वो क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट हर सेल तक करेगा। तो थर्ड स्टेप हो जाएगा तुम्हारा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, किसके साथ, ब्लड के साथ। इसके बाद आप लोग बताओ, अब हमारा जो एयर होगा वो कहाँ पहुंच जाएगा, सेल तक। और मैंने कहा था सेल के पास जाने के बाद क्या होता है, ऑक्सीजन को दिया जाता है और वहां से CO2 को लिया जाता है। तो फिर से हो गया क्या, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन सेल और ब्लड। अगली अगर हम बात करें तो फिर क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं और वापस भेज देते हैं बस एटमॉस्फेयर में। यही तो हम स्टेप फॉलो करते हैं सारी, किसमें, रेस्पिरेशन में। तो यहाँ पे यही सब लिखा हुआ है। देखो बेटा पहला क्या लिखा हुआ है, देखो पहला क्या लिखा हुआ है, ब्रीथिंग। क्या करते हैं, कह रहा है पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय व्हिच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉप्ड इन CO2 रिच एल्वेओलर एयर इज रिलीज आउट। दूसरा क्या कह रहा है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होता है, सही है। तीसरा क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। चौथा क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन CO2 फिर से टिश्यू और ब्लड के बीच। और पांचवा क्या होता है, यूटिलाइज होता है ऑक्सीजन और वहां से हमें क्या मिलता है, एनर्जी, और जिसको हम लोग बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। समझ गए। तो इतने सारे प्रोसेस होते हैं जो कॉमनली हम मिला के क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। यहाँ तक सब बच्चों क्लियर हो गया, अभी तक तो नॉर्मल चल रहा है। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ब्रीथिंग ऑफ, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, कि ब्रीथिंग एक्चुअली में होता कैसे है। देखो पहले मैं आपको समझा दूं, फिर हम लोग इसको समझेंगे कैसे। बेटा आप लोग बताओ, अगर ब्रीथिंग मैं बात करता हूँ, ब्रीथिंग कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, क्या कर रहे हैं, वो कर और मुझे पता है। यहाँ देखो बेटा, आप लोग पानी पीते रहा करो, आप लोग पानी कम क्यों पीते हैं, बताओ। पानी कमी है, अभी आपके पास यहाँ पे इतना पानी है, आप सोच सकते हो ऐसी बहुत जगह है ना पानी नहीं है, तो वहाँ कितनी प्रॉब्लम होती है। और एक चीज यहाँ पे फ्री मिल रही है, वो क्या है, पानी। वो भी आप लोग, वो भी मोल मिलता है हालांकि, लेकिन यहाँ पे बरेली और पीलीभीत में फ्री मिलता है, तो आपको पता है, और वही शुद्ध मिलता है, प्योर। समझ रहे हो। चलो बेटा हम लोग समझते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। एक्चुअली ब्रीथिंग होता कैसे है। तो इसमें दो चीजें होती है ब्रीथिंग में, आपको पता है बेटा। एक बार क्या होता है, इंस्पायरेशन क्या होता है, और एक बार क्या होता है, एक्सपायरेशन। ठीक है। अब मैं आपको, इसका मतलब क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन को इनहेल करना, और इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, ये आपको पता है इतना। अब ये होता कैसे वो समझो आप लोग। यहाँ पे आपको पता है सिंपल सा क्या होता है, डिफ्यूजन। क्या होता है, और डिफ्यूजन का मतलब होता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब ये कैसे होता है समझो। देखो जब हम लोग इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, मतलब इंस्पायरेशन करते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना आप लोग कि हम लोग थोरेसिक चैम्बर को क्या करते हैं, इंक्रीज। क्या करते हैं, और इंक्रीज इसीलिए करते हैं जिससे जब हम थोरेसिक चैम्बर को इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो लंग्स का वॉल्यूम होगा वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और आप लोग बताओ, जब हम किसी का वॉल्यूम अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। ये तो पता ही होगा आपको, प्रेशर कम हो जाएगा। और कितना कम हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा हो जाएगा, हाई, और हमारा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाएगा, लो। तो हाई प्रेशर टू, हमने क्या कर लिया, इंस्पायरेशन। जब हम एक्सपायरेशन करते हैं तो पता क्या करते हैं, देखो आप एयर को बाहर निकालो, अगर आप एयर को बाहर निकालोगे तो थोरेसिक चैम्बर को कम करोगे। क्या करोगे, कम, और जिससे हमारे लंग्स का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम। और जब हम किसी का वॉल्यूम कम करते हैं तो उसका मतलब इंट्रा जो पल्मोनरी प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब हम किसी का
वॉल्यूम कम करोगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, और प्रेशर कितना बढ़ जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। इसका मतलब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर हाई और बाहर क्या होगा, कम। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हम क्या कर देंगे, एक्सपायरेशन। बस यही ब्रीथिंग होता है। आपको आपसे कहे कि भाई ये बताओ, अगर हम इंस्पायरेशन कर रहे हैं तो किस किस एक्सिस में हम लोग क्या करते हैं, थोरैक्स चैम्बर को इंक्रीज करते हैं। तो एक तो हम लोग करते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर, सही है, और ये करते हैं डोर्सो वेंट्रली। अगर आप लोग बताओ बेटा, अगर आप लोग जैसे हमारा ये क्या है, रिब्स है, क्या है, और ये क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम है, सही है। अगर आप इस एंगल से कर रहे हो तो आप कौन से एक्सिस में कर रहे हो, डोर्सो वेंट्रली, सही है। और जब आप ऐसे में कर रहे हो तो कैसे कर रहे हो, एंटीरियर पोस्टीरियर। और बेटा इस वाले एंगल में क्या होता है, आपको पता है डोम से डायफ्राम होता है ना, जब वो सीधा होता है, स्ट्रेट होता है, तो इसका मतलब थोरैक्स चैम्बर क्या होता है, इंक्रीज, क्या होता है। और जब ये ऐसे रिब्स हमारी इधर जा रही होंगी तो इसका मतलब अब ये एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और यहाँ पे ये नीचे जाएगा, नहीं समझ में आया, ये देखो बेटा। अगर मान लिया ये क्या है, रिब्स हैं, क्या है, रिब्स हैं, और अगर मैं ये वाला क्या मान लूं, डायफ्राम मान लूं, ठीक है। तो आप लोग बताओ, अगर इस ये वाले एक्सिस मैंने कौन सी बताई थी, डोर्सो वेंट्रली, और इसका मतलब क्या होता है, ये इसमें कौन लोड होता है, रिब्स, सही है। और जब हम ऐसी की बात करते हैं तो किसकी बात कर रहे हैं बताओ, एंटीरियर पोस्टीरियर। तो इसका मतलब ये डायफ्राम कैसे आता है, नीचे की तरफ, समझ गए आप लोग। डायफ्राम कैसा हो जाएगा, सीधा, और ये सीधा हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो रहा है, चैम्बर क्या हो रहा है, इंक्रीज। और जब ये अपनी पोजीशन पहुंच जाएगा तो चैम्बर क्या हो जाएगा, डिक्रीज, समझ गए। और रिब्स के बीच में तो मसल्स होती है, जैसे बोलते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, वो हेल्प करती हैं, और हम क्या करते हैं, थोरैक्स चैम्बर को इंक्रीज करते हैं, समझ गए। अब यहाँ पे देखो आप लोग बेटा, अगर मैं इधर बात करूं तो इंस्पायरेशन में मैंने क्या किया, मैं कुछ पॉइंट लिखवा दे रहा हूं आपको। जैसे ये इंस्पायरेशन हम लोग कर रहे हैं तो इनहेल करते हैं ऑक्सीजन। दूसरा मैंने कहा था बेटा, इस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, थोरैसिक चैम्बर को इंक्रीज, क्या करते हैं बेटा, थोरैसिक चैम्बर को इंक्रीज करते हैं। और इसका मतलब जो हमारा अंदर लंग्स का वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज। और इसका मतलब जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज, समझ गए। और इसका मतलब कैसा बन जाएगा, हाई प्रेशर टू हाई टू लो। और ईयर क्या होगी, अंदर चली जाएगी, समझ गए बात। तो थोरैसिक चैम्बर को इंक्रीज किया, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हुआ, डिक्रीज, और डिक्रीज हुआ किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। और जब ये वापस, अब अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, थोरैसिक चैम्बर क्या होगा बेटा, मैं वैसे सकता साइज ऑफ थोरैसिक चैम्बर अच्छा रहता, लेकिन कोई बात नहीं, आप समझ जाओगे। इसका मतलब डिक्रीज करेंगे तो लंग्स का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वो भी डिक्रीज होगा। और आप लोग बताओ, जब ये डिक्रीज होगा तो इसका मतलब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर हो जाएगा क्या हो जाएगा बेटा, तो अंदर क्या होगा, हाई प्रेशर, और बाहर क्या होगा, लो। तो इसका मतलब यहाँ भी क्या कंडीशन बन जाएगी, हाई टू लो, समझ गए। ऐसे होता है तुम्हारा ब्रीथिंग, क्या होता है। तो बस आपको याद रखना है कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कब ज्यादा होता है और कब कम होता है, ज्यादा कैसे होता है और कम कैसे होता है, समझ गए आप लोग पूरा। बहुत बढ़िया, समझ गए आप लोग। तो लिखोगे क्या, लिखो। हाँ, दोनों तरफ होगा तो हाइट ही लो, लेकिन समझो ये देखो, ये एटमॉस्फेयर टू लंग्स है और ये लंग्स टू एटमॉस्फेयर है, समझ गए। चाहे लिख लो यहाँ पे, ये है
हाई किधर होगा? एटमॉस्फेयर में। और लो किधर होगा बेटा? लंग्स में। और यहाँ पे हाई किधर होगा बताओ? ए लंग्स में। और यहाँ पे लो किधर होगा? एटमॉस्फेयर में। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है? बस ये बात ध्यान रखना, यही होता है तुम्हारा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है? लिख लो, लिख लो, लिख लो। देखो बातें हाँ बताओ यार। अरे कल वाले क्वेश्चन में बताने हैं ना, तो वो भी जब जहाँ आ गया चलो उससे ये आउटर से अंदर हवा लेती है। तो आप लोग बताओ, अगर एक्सल वेंटिलेशन कम होगा और पल्मोनरी वेंटिलेशन ज़्यादा होगा तो इसको ना हाई टू लो इंसर्ट हो जाएगा। देखो अगर एनुलर वेंटिलेशन है इसके अंदर लेस देन किससे? पल्मोनरी वेंटिलेशन से। पल्मोनरी का मतलब ये तो नहीं कहना है कि जो आउटर एयर होती है उसका हम लोग आउटर से इनर करते हैं, तो हाई टू लो करते हैं। और वो कब करते हैं? सांस लेते हैं। और सांस लेंगे तो एयरलाई के पास जो प्रेशर होना चाहिए पार्टिकुलर का मतलब कम और बाहर का होना चाहिए। तो ये जो लिखा है एनुलर वेंटिलेशन लेस देन द ये तो बात सही लग रही है, ठीक है? अभी कह रहे हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन, ये तो बिल्कुल गलत है, इसमें तो कुछ नहीं हो सकता। पल्मोनरी वेंटिलेशन इज लेस देन एनुलर वेंटिलेशन एंड मोर देन पल्मोनरी। ये तो बिल्कुल गलत है, लेकिन ये हो सकता है एक्सपेरिमेंट, लेकिन इसमें क्या हो जाए? करेक्ट कॉन्सेप्ट वेंटिलेशन का मतलब दिक्कत नहीं होता है। ऐसा करो मैं ले रहा हूँ, मैं भी इसको एक्सप्लेन करके देखूंगा, ठीक है? बेटा आप लोग बातें मत करो। ऑक्सीजन लीकेज तो नहीं होगा, सही? और जब ऑक्सीजन इंक्रीज नहीं होगा इसका मतलब फोटो लाइक होगी। नहीं है CO2 कैसे बढ़ सकता है बेटा? यहाँ पार्टिकुलर ऑक्सीजन बंद कर रहा है, तो अगर इंक्रीज नहीं होगा तो हाइड्रोजन डिक्रीज अपने आप हो जाएगी, तभी तो बनता है ऑक्सीजन हो गया। ये ऑक्सीजन की बात कर रहा है अपनी वाली साइड, तो पार्टिकुलर ऑक्सीजन वहाँ ज़्यादा है तो CO2 और हाइड्रोजन इसका क्या होती है?
और अगर राइट शिफ्ट होगा ये सुनाऊंगा आपको इस बात में। अगर राइट शिफ्ट होगा इसका मतलब ये है कि 33 पे कम ऑक्सीजन बढ़ रहा है, और कम बढ़ रहा है इसका मतलब हाइड्रोजन क्या हो रही है, कम डिक्रीज हो रही है। जब ऑक्सीजन पैदा होता है ऑक्सीजन पास तो ये दोनों कम होते हैं, CO2 और हाइड्रोजन दोनों कम होती है, और हाइड्रोजन टेम्परेचर भी कम होता है तभी तो बनता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इसलिए सही है, समझ गए। ये बात कर रहे हैं एरोनाई वाली साइड की, ये समझ गए। तो अंडर सेंटर है वहाँ पार्टिकल्स ऑक्सीजन का ज़्यादा और CO2 हाइड्रोजन कंसंट्रेशन और साथ में टेम्परेचर, ये तीनों क्या होना चाहिए सही है। और अगर ये राइट शिफ्ट होगा तो हमेशा इनका कंसंट्रेशन क्या रहेगा कम, अगर ये टेम्परेचर तो वही होता सही। और ये CO2 कंसंट्रेशन की बात नहीं करेगा, CO2 पार्टिकल्स की बात करता है तभी सही है। चलो बकाया मैं और समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा वहाँ, ठीक है। ये क्या हुआ बेटा, यही टाइम चलेगा नहीं है, चल नहीं रही है, पंखा बंद करो ही बात है, ये भी चलता है भाई ये चला दो खाली ये वाली फिर भी इस बात लाइट आ रही है तो क्यों हो रहा है ऐसा, ये हो रहा है चलो ये बातें करने लगते हुए पढ़ाई कर लो तक। हाँ बताओ, चलो बेटा आप लोग ये बताओ, अभी बोलो मत आप लोग, ये बताओ आप लोग मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग समझ गए, ठीक है। अब हम लोग जो इसके बाद जो हमारा टॉपिक आएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी जो हम पढ़ेंगे वॉल्यूम और कैपेसिटी। क्या पढ़ेंगे, तो पहले यहाँ तक किताब पढ़ लें, उसके बाद वॉल्यूम और कैपेसिटी आपको बता दूंगा, ठीक है। चलो तो किताब निकालो, बुक करवाने में क्वेश्चन बताऊँ पहले आपको, बाद में डाउट तुमको एक क्वेश्चन में था, दोनों में था, किसमें था, किसने भेजे थे मेरे पास, मतलब भेज के नहीं आया है। मुकेश ना, देखो पहला क्वेश्चन जो है वो ये है, सुनो बात में आप लोग। पहला कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट द क्रोमोसोम नंबर पर सेल ऑन कंपेयरिंग द अकरेंस ऑफ माइटोसिस ऑन एंड म्यूसिस इन सेम ऑर्गेनिज्म। ये कह रहा है अगर हम माइटोसिस और म्यूसिस देखें एक ही एनिमल में, ठीक है, तो कह रहे हैं अगर हम कंपेयर करें तो क्रोमोसोम नंबर कौन से, जो चार वो दिए ऑप्शन दिए उनके हिसाब से किसकी बात सही बैठ रही है, ये पूछ रहा है वो। मैं लिख के दूंगा आपको, देखो क्या बता पूछ रहा है, आप लोग को बताना बेटा। सॉरी यहाँ देखो आप लोग, ये बात कर रहा है सेम एनिमल है, कैसा है, सेम एनिमल है, और हमें ये बताना है माइटोसिस और म्यूसिस में क्या होगा।
ये तो पूछ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, देखो क्या दिया है। जैसे पहला उसने दिया है माइटोसिस, मेटाफेज, ये फिर ऐसे किया हुआ है, और लिखा है म्यूसिस, मेटाफेज फर्स्ट लिखा है, ठीक है, और इक्वल टू लिखा है इसी का मेटाफेज सेकंड। पहला ये लिखा हुआ है, ठीक है, पहला। दूसरा जो ऑप्शन है वो ये है बेटा, माइटोटिक मेटाफेज, इक्वल टू म्यूटिक मेटाफेज फर्स्ट, सही है। और इसके बाद लिखा हुआ है, इसके बाद लिखा हुआ है एम सेकंड, मेटाफेज सेकंड की बात करेगा, ठीक है। मुझे ये वाला क्यों सही लगा, पहले दो ही सुन लो, ठीक है, बगैर सब दिखा दूंगा वैसे। आप लोग बताओ बेटा, यहाँ देखो आप लोग, ये कैसे सही लगेगा। अगर माइटोटिक मेटाफेज, ये क्रोमोसोम नंबर की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, क्रोमोसोम नंबर की। आप लोग बताओ, अगर मान लिया मैं इस सेल में मान लूँ कि 4 है, कितने हैं बेटा, ऐसे हैं 4, ये तो मेटाफेज की बात कर रहा है, अभी एनाफेज सुनना है। अगर ये माइटोस मेटाफेज होगा ऐसा, तो आप लोग बताओ क्या म्यूसिस मेटाफेज फर्स्ट ऐसा ही नहीं होगा, होंगे तो 4 ही क्रोमोसोम नंबर। अरेंजमेंट की बात नहीं कर रहा है, ये कर रहा है खाली नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात, किसकी बात कर रहा है। यहाँ ऑप्शन में लिखा हुआ है इन दोनों को हमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंपेयर करने हैं खाली, बताओ जल्दी, ये समझ गए। तो यहाँ पे आप लोग बताओ, मेटाफेज फर्स्ट जो होगा म्यूसिस का, उसके पास भी कितने होंगे, इस टाइम पे 4 ही होंगे, 4 ही तो होंगे, बताओ। और बेटा इसके बाद आप लोग बताओ, क्या म्यूसिस मेटाफेज, म्यूसिस सेकंड का मेटाफेज सेकंड होगा, उसके पास क्या 2 नहीं बचेंगे, क्योंकि सेल कैसा हो जाएगा, हैप्लॉइड। मैंने कहा था म्यूसिस फर्स्ट में सेल कैसा हो जाता है, हैप्लॉइड। तो आया समझ में, वो तो टीलोफेज के बाद होगा ना हैप्लॉइड, लेकिन तब उसके बाद जब म्यूसिस सेकंड की बात करेगा ये यहाँ पे, और मेटाफेज सेकंड की बात करेगा, तो वहां पे किस कैसे होंगे, ऐसे। देखो होएगा कितने रहेगा, 2, तभी सेल हैप्लॉइड हो गया। आया समझ में, नहीं आया, अभी भी नहीं आया। अरे आप लोग बताओ, ये देखो सब लोग देखो, सबसे पहले माइटोसिस की बात कर रहा हूं मैं बेटा। G1 S G2 हुआ, प्रोफेज में क्रोमोसोम बन गए, मेटाफेज में क्रोमोसोम ऐसे दिखेंगे आपको। और मान लेता हूँ ये 4 हैं, हमें क्रोमोसोम नंबर का कंपेयर करना है ना दोनों में। अब ये बताओ, ये म्यूसिस का मेटाफेज फर्स्ट है, तुम बताओ म्यूसिस में प्रोफेज फर्स्ट में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर हो गया, जो 5 क्लासें होती हैं, लाइटोटिन जाइगोटिन वो, उसमें मेटाफेज में क्रोमोसोम तो अभी 4 होंगे ना, मेटाफेज 4 नहीं होंगे, कभी होंगे ना। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है, क्रोमोसोम है इक्वल। लेकिन जब कहानी पहुंचेगी म्यूसिस फर्स्ट के बाद म्यूसिस सेकंड में, तो ये आधे हो जाएंगे, क्योंकि मैंने कहा था कि सेल हैप्लॉइड जो आती है म्यूसिस फर्स्ट में, बताया था। और म्यूसिस सेकंड के मेटाफेज में जाएगा तो क्रोमोसोम नंबर क्या होंगे, आधे। बस म्यूसिस सेकंड इसलिए होता है खाली डीएनए कंटेंट को आधा करने के लिए। तो इसका मतलब ये सही तो बात है, देखो माइटोटिक मेटाफेज इक्वल टू म्यूटिक मेटाफेज, और कंपेयर टू कह रहा है इससे कम होंगे किसमें, म्यूसिस सेकंड में। और बल्कि यहाँ लिख देता वो हाफ, तब भी बात बिल्कुल ठीक होती, कम की बात नहीं, हाफ लिखा तब भी बात ठीक होती। ये समझ गए, समझ गए। इसका मतलब जब मुझे पूरी तरीके से लग रहा है ये सही है, तो इसका मतलब और आप देखना चाहो देख सकते हो। जैसे ये वाला टुकड़ा देखो, वो देखो, ये कह रहा है माइटोसिस मेटाफेज ज्यादा होंगे क्रोमोसोम म्यूसिस मेटाफेज, बिल्कुल गलत है, नहीं है, गलत है नहीं। आइए ये वाली बात समझ गए आप लोग सब, ये बताओ पहले बेटा, आप लोग ये क्यों भूल रहे हो। मैंने कहा था म्यूसिस फर्स्ट में सेल हैप्लॉइड हो जाती है, और म्यूसिस फर्स्ट में, तो म्यूसिस फर्स्ट के उसमें होती है ना, टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस फर्स्ट होगा, उसमें होती है। उससे पहले तो क्रोमोसोम सेम रहेंगे ना उतनी, अब 2 हो जाएंगे। अब म्यूसिस सेकंड में कहानी पहुंचेगी तो ये कितने बचेंगे, 2। अब डीएनए कंटेंट आधा करने के लिए होगा ना म्यूसिस सेकंड, तो इसका मतलब क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएंगे, कम, किससे, इससे। लेकिन इन दोनों में क्या रहेंगे, सेम। इसीलिए ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक था, ये आंसर था इसका, समझ गए। और आप तीनों देखोगे तो ठीक नहीं बैठ रहे हैं, क्योंकि तीनों में किसी में ये ज्यादा है, किसी में ये इक्वल कर दिया तो ये ज्यादा कर दिया है, ऐसा ऑप्शन है, ठीक है, समझ गए बात। अब अगला दूसरा क्वेश्चन देखो,
एक क्वेश्चन तुम्हें और समझना, वो तो और सिंपल था लेकिन मैं वहाँ पे दूसरा देखो ये था। हाँ ये कह रहा है बेटा, आप लोग देखो, कह रहा है ऑल आर द एसेंशियल स्टेज दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग म्योसिस एक्सेप्ट, ये कह रहा है सारी स्टेज म्योसिस में होती हैं लेकिन किसको छोड़ के। सही है, ये तो था, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये कह रहा है म्योसिस में क्या क्या होता है और हमें बताना है क्या नहीं होता है, क्योंकि लिखा हुआ है एक्सेप्ट। क्या लिखा हुआ है? सही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो म्योसिस में नहीं होता है वो हमें बताना है, साफ साफ भाषा ऐसी हुई, ठीक है। अब देखो इसमें पहला लाइन लिखा हुआ है टू सक्सेसेस, तुम ये कह रही थी ना पहला वाला उसका आंसर होगा, कौन कह रहा था? तुम ये तो कह रही थी पहला वाला होगा। अब हाँ यही था क्वेश्चन, मैं उसी ने भेज, यही दोनों भेजे हैं खाली, तो यही होंगे ना। मैंने उससे कहा था स्क्रीन लेके भेज देना, व्हाट्सएप कर देना, मैं कल बता दूंगा आराम से आके। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कह रहा है टू सक्सेसिव डिवीजन विदाउट एनी डीएनए रेप्लिकेशन अकरिंग बिटवीन देम। आप लोग बताओ, खाली म्योसिस ही तो ऐसा होता है जिसके दो डिवीजन का मतलब म्योसिस फर्स्ट और म्योसिस सेकंड के बीच डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है। बिल्कुल बात ठीक है, ठीक नहीं है? ठीक ही तो है। माइटोसिस अगर दो बार होगा तो बीच में डीएनए रेप्लिकेशन होगा, लेकिन म्योसिस में ऐसा नहीं होगा। म्योसिस फर्स्ट से पहले होता है, उसके बाद नहीं होता है। ये बात समझ गए आप लोग? अगले देखो क्या कह रहा है, सेकंड वाला कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ क्लासमेटा एंड क्रॉसिंग ओवर होती है इसमें, ये बात ठीक है बिल्कुल। थर्ड में कह रहा है सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होता है, बिल्कुल बात ठीक है। अब फोर्थ देखो, मैं क्यों कह रहा था गलत है, देखो ये कह रहा है नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डॉटर सेल। क्या कह रहा है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डॉटर सेल आफ्टर म्योसिस सेकंड इज रिड्यूस्ड टू हाफ। क्या म्योसिस सेकंड के बाद होते हैं हाफ? नहीं, म्योसिस फर्स्ट के बाद होते हैं। किसका होते हैं? म्योसिस फर्स्ट के बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं? आधे। तो इसी से मुझे पता लग गया ये गलत है, फिर मुझे अगले देखना ही क्या था। समझ गए आप लोग? खाली यहाँ पे इतना था कि आपको ये ध्यान रखना है। देखो पहले सुन लो एक बार, माइटोसिस में सेम क्रोमोसोम रहते हैं, सही है। जितने पेरेंटल सेल में होंगे उतने डॉटर सेल में होंगे। एक सेल से कितने सेल बनेंगे? दो। और एक पूरा साइकिल में एक बार डिवीजन होगा, दूसरा बार होगा तो उसमें फिर से एस्पेड होगा, सही है। म्योसिस का फंडा क्या था? मैंने कहा था म्योसिस फर्स्ट जो होता है उसमें क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाते हैं? आधे। सेल हैप्लॉइड हो जाती है। तो फिर सर म्योसिस सेकंड क्यों होता है? बेटा अगर सेल हैप्लॉइड हो जाएगी तो क्या डीएनए कंटेंट आधा हुआ होगा? नहीं, उसको आधा करने के लिए क्या होता है? म्योसिस सेकंड, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। आप लोग बताओ म्योसिस फर्स्ट और म्योसिस सेकंड के बीच क्या डीएनए रेप्लिकेशन हुआ? नहीं हुआ ना, एक बार होता है। अगर हो जाता तो गधो म्योसिस क्या रहता? फिर तो तुम किसी सेल के अंदर 4 गुना डीएनए थोड़ा कर सकते हो, अभी दुगना तो वैसे ही उसके अंदर है, इसीलिए हो रहा है म्योसिस सेकंड। और एक बात और सुनो, मैंने एक लाइन लिखवाई थी आपको, म्योसिस सेकंड इक्वल टू एज लाइक माइटोसिस, यानी कि म्योसिस सेकंड बिल्कुल होता है किसकी तरह? माइटोसिस की तरह। अब देखो यहाँ पे भी आपको कंफ्यूज बहुत करेंगे ऑप्शन, ध्यान रखना। जैसे एक बार बताओ, अगर मैं कोई क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे सपोज मैंने क्वेश्चन बना रहा हूँ आपके लिए, मैंने ये बताया कि वो लिखा हुआ है वहाँ पे कि सेंट्रोमियर ब्रेकडाउन और क्रोमैटिड सेपरेट। अब मैंने ऑप्शन में पता क्या दिया है? देखो सुनो, एनाफेज खाली दिया है, एक दिया एनाफेज फर्स्ट बी वाले में, सी वाले में दिया एनाफेज सेकंड और फोर्थ वाले में दिया है फर्स्ट एंड थर्ड। बताओ कौन सही होगा? चलो मैं करना रहा हूँ क्वेश्चन, आप लोग बताओ। देखो मैं ये कह रहा हूँ, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि सेंट्रोमियर ब्रेकडाउन हो रहा है, क्या हो रहा है? या मैं ये भी नहीं बोलूंगा, मैं खाली इतना बोल दूंगा क्रोमैटिड सेपरेट। क्या बोल रहा हूँ मैं? सेपरेट हो रहा है, बताओ कौन से फेज में? अब मैं लिख रहा हूँ, चलो लिख रहा है, रुक जाओ। पहला ऑप्शन है एनाफेज, दूसरा है एनाफेज फर्स्ट और तीसरा है एनाफेज सेकंड और चौथा है बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। अब बताओ क्या आंसर होगा इसमें? बताओ। इसका आंसर होगा फोर्थ वाला, क्योंकि आप लोगों को इतना दिमाग लगाना है यहाँ पे। अगर ये खाली एनाफेज लिखा है इसका मतलब माइटोसिस की बात कर रहा है, किस बात कर रहा है? और माइटोसिस में आपको बताया सेंट्रोमियर क्या होता है? ब्रेकडाउन और क्रोमैटिड सेपरेट। और जब मैंने आपको बोल दिया है कि म्योसिस सेकंड एज लाइक माइटोसिस, तो इसका मतलब एनाफेज सेकंड होगा, वो भी इसकी तरह होगा बिल्कुल। तो इसका मतलब दोनों आंसर क्या हो जाएंगे? ठीक, समझ गए? तो ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको कंफ्यूज करेगा। अगर आपको 2-4 लाइनें याद है तो आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, समझ गए? तो ये थोड़े से दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन होते हैं, बल्कि सेल साइकिल सेल डिवीजन के क्वेश्चन सबसे सरल होते हैं।
और यहाँ से तीन चार क्वेश्चन हर साल आते हैं, समझ गए? ठीक है, तो आए टॉपिक पे हम वापस। ठीक, तो हम लोग बेटा ब्रीथिंग के बारे में पढ़ लें। ठीक है, अब ये बात अगर मैं कल फोन पे समझाता हूँ समझा ही नहीं पाता, क्योंकि तुम समझ नहीं पाते और उसको इतना लिखा नहीं जाता है। आपको बोल सकता हूँ मैं, लिख थोड़ा सकता हूँ, यहाँ पे आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलो तो बेटा किताब निकालें हम लोग। तो हम लोग ये समझ लेते हैं पहले जो अभी तक हमने पढ़ा है मैकेनिज्म पर समझे। तो मैंने क्या बताया था पता है आपको? जब इंस्पायरेशन करते हैं तो क्या करते हैं हम लोग? हाई प्रेशर टू लो, यानी कि अंदर जो हम थोरेसिक चैम्बर क्या करते हैं? इंक्रीज, और इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या रहता है? डिक्रीज। तो देखो ये पढ़ लो, सब वही लाइनें लिखी हुई है। ठीक है, तो इसमें कुछ नया नहीं है, ऐड आ गया। देखो जूम कर दूं, अब सही है? देखो बेटा क्या है, ब्रीथिंग इन्वॉल्व टू स्टेज। एक क्या है? इंस्पायरेशन, और दूसरा क्या है बेटा? एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन का मतलब क्या होता है? एटमॉस्फेरिक एयर को एल्वलाई के अंदर लेना, और एक्सपायरेशन का मतलब क्या होता है? एल्वुलर एयर को रिलीज करना, बाहर करना। ठीक है, ये कहलाता है तुम्हारा इंस्पायरेशन। और सही है, अगले क्या कह रहे हैं? कह रहा है द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कैरीड आउट बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडिएंट। यहाँ पे क्या होता है? इसके बीच लंग्स और एटमॉस्फेयर, मतलब हमेशा रखना पड़ेगा आपको हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। क्या है? इंस्पायरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स। बेटा लंग्स वाले प्रेशर को हम लोग क्या बोलेंगे? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। सही है, तो कह रहा है इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन किससे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। हमेशा ये पता है क्या बोला इसने ये बोला कि हम लोगों को अगर इंस्पायरेशन करना है तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर लेस देन होना चाहिए किससे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, जिससे हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। समझ गए? तो बेटा ये कह रहा है देखो अगले, देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सिमिलरली एक्सपायरेशन कब होगा? जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या होगा? हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सही है, कह रहा है द डायफ्राम एंड द स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स, जिसमें एक्सटर्नल और एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स बिटवीन द रिब्स के बीच में होती हैं। कह रहा है बेटा हेल्प इन जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट। अब आप लोग बताओ, अगर ये ग्रेडियंट बन पा रहा है हाई प्रेशर टू लो, लो टू हाई, तो हमारी कौन कौन हेल्प कर रहा है? तो डायफ्राम हेल्प कर रहा है, एक रिब्स के बीच में इंटरनल इंटरकोस्टल मसल होती है, एक्सटर्नल होती है, वो हेल्प कर रही है। तभी तो थोरेसिक चैम्बर को हम बड़ा और छोटा कर पा रहे हैं। और अगर हम कहीं किसी के वॉल्यूम को कम या ज्यादा नहीं कर पाएंगे तो आप लोग बताओ प्रेशर ज्यादा कम कैसे होगा? नहीं होगा ना, सेम ही रहेगा फिर तो। ठीक है, अगले बेटा देखो क्या कह रहा है? कह रहा है हेल्प इन जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट। इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम व्हिच इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर इन द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। मैंने क्या कहा था? डायफ्राम डोम से होता है, ऐसा होता है। अगर मैं इसको सीधा कर दूं तो बताओ क्या ये इस एक्सिस में चैम्बर का साइज बढ़ नहीं जाएगा? बढ़ जाएगा ना। तो ये कौन सा वो एंटीरियर पोस्टीरियर हुआ, और जब ऐसे अगले पीछे से बढ़ेगा तो डॉर्सो वेंट्रल। मैंने कहा था ये वाली साइड वेंट्रल होती है, पीछे वाली साइड डॉर्सल होती है। ठीक है, अगले कह रहा था कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल लिफ्ट अप द रिब्स। एक बात और ध्यान रखना है, वो ऐसे क्वेश्चन बना सकता है जैसे वो कह दे कि बताओ हम थोरेसिक चैम्बर को इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन वो एक्सिस लिख दे एंटीरियर पोस्टीरियर। और कहीं आप सोचो अरे रिब्स भी हेल्प करती हैं, आप सोचो अरे सर ने बताया था डायफ्राम भी हेल्प करता है। आपको क्वेश्चन देखना पड़ेगा कैसे क्या कह रहा है वो। अगर वो ये कह रहा है तो इसका मतलब उसमें हेल्प कौन कर रहा है? डायफ्राम। कौन कर रहा है? अगर डॉर्सो वेंट्रल की बात करेगा तो कौन कर रहा है? रिब्स।
सही है। तो देखो कह रहे हैं इंटरकोस्टल मसल लिफ्ट अप द रिब्स एंड द sternum causing an increase in the volume of the thoracic chamber in the dorsoventral axis। ये देखो दोनों लिखे हुए हैं यहाँ पे, देखो ये डायग्राम बना हुआ है, देखो बेटा। अब ये कह रहा है डायफ्राम अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इधर हो रहा है, और रिब्स क्या हो रही है, इधर हो रही है, तो आप लोग बताओ चैम्बर क्या बढ़ नहीं रहा है? और बढ़ रहा है तो अंदर प्रेशर क्या हो रहा होगा? कम। और अंदर कम हो रहा होगा तो आप लोग बताओ बाहर से देखो एयर एंटर कर रहा है, समझ गए? ये डायग्राम भी दे सकता है वो, और पूछ सकता है कि बताओ ये क्या हो रहा है। अगले देखो, अब यहाँ देखो इसमें क्या हो रहा है, ये फिर से अपनी वही पोजीशन आ रहा है, ये भी अपनी वही पोजीशन आ रही है, तो इसका मतलब चैम्बर का साइज क्या हो गया? कम। और कम हो गया तो प्रेशर क्या हो गया? इंक्रीज। और ज्यादा प्रेशर हो गया तो अंदर से बाहर। समझ गए? क्लियर हुआ? ठीक है, तो देख लो, पढ़ लो इसे जल्दी से। अगले कह रहा है बेटा, द ओवरऑल इंक्रीज द thoracic volume causes similar increase of pulmonary volume and increase in pulmonary volume decrease the intrapulmonary pressure to less than the atmospheric pressure which forces the air from outside to move into the lungs। अब आपको लग रहा हो पता नहीं क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये वही बता रहा है कि कब प्रेशर ज्यादा होगा, कब प्रेशर कम होगा। हमेशा ध्यान रखो, अंदर प्रेशर ज्यादा तो एयर बाहर निकलेगी, और अंदर अगर प्रेशर कम तो एयर अंदर आएगी। समझ गए? अंदर अगर प्रेशर हमें बढ़ाना है तो थोड़े चैम्बर क्या करना पड़ेगा? कम, डिक्रीज साइज। और अगर हमें अंदर का प्रेशर क्या करना है? ज्यादा कम करना है तो प्रेशर को साइज क्या करना पड़ेगा? ज्यादा। बस 3-4 लाइन याद रखना, हो जाएगा। ठीक है, बुक कैसे भी क्वेश्चन देगा कर लोगे, बस आप लोग ये एरो ध्यान से देखना ये क्या कह रहे हैं। ठीक है, गलत कर डालो। यहाँ पे मैं आपको सच्चाई से अगर बताऊं तो ये हकीकत ये है कि आप लोगों को लगभग बायोलॉजी में ऐसा नहीं कोई भी चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम होती हो। मेन चीज होती है कि आप क्वेश्चन को बहुत चीज समझ नहीं पाते हो। अगर आप लोग क्वेश्चन को समझ जाओ, ऑप्शन समझ जाओ, तो आप लोग सारे क्वेश्चन सही ना करोगे, लेकिन फिर भी आप लोग गलत करते हो। उसका रीजन क्या है कि आप लोग ऑप्शन को समझ नहीं पाते, और ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप लोग क्वेश्चन को इतने अच्छे से समझ पा रहे हो। ठीक है, थक गए क्या आप लोग? क्या बात है, पानी वानी पी लो सब लोग। अभी फीवर चल रहा है ना सब लोगों को? किससे चल रहा है? अभी वायरल फीवर चल रहा है, दिक्कत चल रहा है बहुत तेज। कल यहाँ से पढ़ा के होंगे तो कोचिंग जाके लेट गए, मुझसे बोले फोन करके आ जाती यार, तो मैं दवाई लगा लाया रूम में थोड़ा। अभी वायरल इन्फेक्शन चल रहा है, हमको दवाई खाते रहना ध्यान से, वरना फीवर बहुत हो जाएगा। तो डॉक्टर है तो पता होगा कौन सा वायरस आ रहा है, कौन सा आ रहा है? अरे लग रहा है जल्दी समाप्त होने वाले हो। ठीक नहीं पाओगे बहुत दिन, वो तो कोरोना में बच गए, अब की और भी वायरस आएगा कोरोना था तो बच नहीं पाओगे। हाँ, इंजेक्शन में लगवाया था, वैक्सीनेशन करवाना तो अच्छी बात है, उसमें क्या दिक्कत है भाई? मैंने सारी डोज इतनी होती है। एक बार लगवाया था, एक बार, और मैं ठीक हो गया उसी बार में, मतलब बुखार आ गया बहुत तेज, तो मैंने कहा ठीक है इतना ही रहने दो। अगर जिस बच्चे को वैक्सीन लगवाने के बाद फीवर आया था तो उनका मतलब ये है कि ठीक ठाक रहे हो, उनकी एंटीबॉडी बन गई अच्छी खासी। और जिसको फीवर नहीं आया तो या तो कोई पहले सिम्टम्स होंगे कोरोना के, थोड़ा बहुत पहले से हुआ कोरोना, ठीक है, और या फिर तुम्हारे ब्लड में एंटीबॉडी नहीं बनी है, या तुम्हारी जो कोरोना वैक्सीन थी वो लो थी, ठीक है। चलो पढ़े। आप लोग बातें ना करो थोड़ी देर तो एनर्जी नहीं रहती ना आपके अंदर, ऐसा होता है। अब बातें करनी तो सही लग रहा है ना थोड़ा सा। वैसे आप लोग कंटिन्यू पढ़ाई किया करो, लगभग 30 मिनट किया करो, उसके बाद 2 मिनट कुछ ऐसा किया करो जिससे हंस लो तेजी से, ठीक है, और इसके बाद फिर से कंटिन्यू पढ़ाई, क्योंकि भाई आपको बॉडी भी तो हेल्थी रखना है, सर में दर्द ना हो जाता ये भी तो करना है। अब बच्चे कह रहे हैं सर में क्या हुआ, पढ़ाई नहीं करते हैं, होता है ऐसा क्या? चलो आज भी सेल्फ डिफाइन का हम लोग क्वेश्चन करेंगे, पता है
आज मेरी क्लास है। और आप लोग क्वेश्चन बेटा करने आएगा तो एक बार पढ़ लिया थोड़ा सा अच्छे से। अभी तभी सब काफी बच्चे बताते हैं तो, और बच्चे ही बताया करो, खाली ऐसा नहीं फोन लगा के रख दिया साइड में। मैं करता हूँ उसमें हेलो 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 माइक वगैरह बोल रहा हूँ। और आप लोग कम से कम बेटा अभी 6 से 7 घंटे पढ़ा करो, 5 से 6 घंटे पढ़ते हो ठीक? सही बच्चे पढ़ रहे हो 5 से 6 घंटे? बेटा आप देखो यहाँ पे, ये देखो क्या कर रहा है, बोलो मत आप लोग, बोल करो बेटा। यहाँ देखो क्या कह रहा है, कह रहा है रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम। बेटा समझ लो आप लोग। And the intercostal muscle return the diaphragm and sternum to their normal position। तो क्या होगा बताओ आप लोग, वॉल्यूम कम हो जाएगा, अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा, और हाई प्रेशर टू लो प्रेशर यानी क्या बाहर से अंदर, वो सॉरी अंदर से बाहर। कह रहे हैं एंड रिड्यूस द थोरेसिक वॉल्यूम एंड देयरबाय द पल्मोनरी वॉल्यूम, दिस लीड टू एन इंक्रीज इन द इंट्राफ्लोर। अरे इसका भी आपको पता इधर आ जाओ। यहाँ पे क्या कह रहा है देखो बेटा, ये देखो आ हेल्थी ह्यूमन ब्रीथ कितनी बार करता है, 12 से 16 बार। और कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ इन्वॉल्व्ड इन द ब्रीथिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेट बाय यूजिंग अ स्पायरोमीटर व्हिच हेल्प इन क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन। हम लोग देखते नहीं है प्रेशर कितना हमारा, सांस ले पा रहे हैं 12 से 16 बार 1 मिनट में लेते हैं, और वो होता है ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो आता है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। ये समझते हैं हम लोग ठीक है अच्छे से। ऊपर वाला समझ गए हम लोग, ब्रीथिंग का मैकेनिज्म ठीक है। अब देखो देखो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे बेटा, यहाँ से भी मैं मान करता हूँ एक क्वेश्चन आ ही जाएगा ठीक है। तो आप लोग ये भी टॉपिक बहुत अच्छा है बेटा, बोलो मत आप लोग, बोलो कैसे हम लोग। देखो अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पे, आप लोग पहले बताओ, सब लोग जानते हो वॉल्यूम और कैपेसिटी में क्या डिफरेंस होता है, कैसे हम डिफाइन करेंगे कि डिफरेंस क्या होता है, बताओ तुम बताओ। वॉल्यूम वो होता है जो अपने अंदर सांस से लेते हैं, हाँ। एयर का वॉल्यूम होता है, और कैपेसिटी वो होता है कितना हम होल्ड कर सकते हैं किसी के। हाँ ठीक है, वॉल्यूम का मतलब होता है नॉर्मल, या ऐसे मान लो नॉर्मल कंडीशन में, और कैपेसिटी मतलब मैक्सिमम, कि हम कहते हैं ना जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हो अभी, जैसे अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, मान लीजिए आप 4 घंटे पढ़ रहे हो डेली, वो वॉल्यूम मान लो। अब मैं कहूँ कितना पढ़ सकते हो, तो आप तो कहोगे सर हम 24 घंटे पढ़ सकते हैं, पढ़ तो नहीं सकते, लेकिन कह दो क्या दिक्कत है, तो ऐसे कह दो कि हाँ 14 घंटे हम पढ़ सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा आपका कैपेसिटी। समझ गए? तो पहले मैं वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, और उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे कैपेसिटी। ठीक है, मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगा, आराम से आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलो बेटा सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले एक वॉल्यूम आता है टीवी, जिसे बोलते हैं हम लोग टाइडल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? अभी रुक जाओ, मैं भी समझा रहा हूँ। टाइडल वॉल्यूम, और इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं। और बेटा आपको ऐसे ही पता होना चाहिए, बोल करो बेटा टीवी, जिससे ध्यान रखना है आपको, शॉर्ट में लिख के रहता है कि कभी टाइडल वॉल्यूम लिखा नहीं होता है। टाइडल वॉल्यूम का मतलब होता है जब हम नॉर्मल ब्रीथिंग करते हैं तो कितनी एयर को इंस्पायर करते हैं और कितनी को, और इसका जो हमें खाली बहुत ध्यान रखना है कितना हम करते हैं, तो ये करते हैं 500 ml। कितना करते हैं? तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ टाइडल की वॉल्यूम कितना, टाइडल वॉल्यूम का कितना एयर हम करते हैं, तो क्या बताओगे? 500 ml। सही है, तो आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हो यहाँ पे 500 ml। बेटा एक बार बताओ, अगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि 1 मिनट का बताओ टाइडल वॉल्यूम, तो क्या बता दोगे? 1 मिनट का, 1 मिनट में हम कितनी बार करते हैं यार? 12 से 16 बार। उसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा? 6000 से 8000। अगर आपसे कहा जाए या देखो 1 मिनट में कितना आएगा, तो आप क्या करोगे? 500 इंटू 12 से 16 बार, तो ये कितना आएगा? 6000 से 8000 ml। यानी कि एक हेल्थी
मैन होता है जो, वो 1 मिनट में कितना 6000 से 8000 ml एयर को इंस्पायर या फिर एक्सपायर करता है। समझ गए इतनी बात? टाइटल वॉल्यूम समझ गए। नॉर्मल कितना होता है 500 ml। दूसरा जो आपका आता है बेटा वो आता है IRV, इसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं IRV। ठीक है। और इसका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब होता है हम कितना एयर को इंस्पायर कर सकते हैं। तो इसका मतलब कितना होता है ये बताओ? 2500 से 3000 ml। सही है। आप लोग वैल्यू याद होनी चाहिए बस खाली। ठीक है। इसके बाद होता है तीसरा ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये कितना होता है बेटा? इसे बोलते हैं ERV। और ये कितना होता है? 1000 से 1100 ml। कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर हम 2500 ले सकते हैं तो 1000 से 1100 निकालेंगे, बकाया कहाँ जाएगी? बेटा बकाया हमारे लंग्स में रह जाएगी। लंग्स में सारी एयर बाहर नहीं निकालते हैं, समझ गए? वरना पिचक जाएंगे। ठीक है। और जो रह जाती है उसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? और रेजिडुअल वॉल्यूम को क्या बोलते हैं बेटा? RV। और ये कितना होता है? 1100 से 1200 ml। ये बात समझ गए आप लोग? ये तो तुम्हारे होते हैं वॉल्यूम, जो आपको लवा करके रटे होनी चाहिए। रटे होने का मतलब दिमाग में होनी चाहिए। अब क्वेश्चन इससे नहीं पूछ जाएगा, क्वेश्चन पूछ जाएगा कैपेसिटी से। ठीक है। तो आप लोग ये लिख रहे हैं क्या? ये लिखा हुआ है पहले से? लिखा हुआ है? ठीक है। अरे 1 मिनट नहीं, जल्दी लिखो तो जल्दी लिखो। रेजिडुअल वॉल्यूम तो हमारी एयर में रह जाती है, वो सॉरी लंग्स में रह जाती है। मतलब सुनो, एक्सपायरेशन करने के बाद जो बचती है उसको बोलते हैं रेजिडुअल। आप लोग बैग पे लगाने लगे? याद है वो? तुम बैग क्यों मान लीजिए? चलो तब तक आप लोग ये याद कर लो जल्दी से, अगर किसी को याद ना हो तो। ये बेटा क्या होते हैं? हमारे लंग्स का वॉल्यूम होते हैं। ठीक है। कौन कौन से? TB, IRV, ERV और RV। अब बारिश नहीं हो रही है ना, अब पानी सब हर जगह ठीक हो गया। क्यों? अभी क्या दिक्कत है भाई? अभी भी प्रॉब्लम है? यहाँ तो भरा हुआ है, सामने में दिखा है। और कहाँ पे? नहीं, कोई रास्ते में है क्या भरा हुआ? और नदी में तो इसमें पानी कम हो गया होगा। अच्छा ये सोचो पहले, जो जिसके कते जो ये वाली नदी है, तो क्या बोलते हैं इसको? देवा बोलते हैं ना? हाँ देवा ही बोलते हैं इसको। ये दोहा नदी इसके गांव के बिल्कुल किनारे से निकलती है, उसको कितना डर लगता होगा। सोचो तुम सो रहे हो और ये भी पता है कि बराबर में बिल्कुल भरी नदी चल रही है, मुझे तो नींद आए। और ये कितनी खतरनाक, मतलब कितना सोचने वाली बात है। और ये पता हो कि कब किधर मुड़ जाए पता भी नहीं होता इसका। और वो लोगों से पूछो जिनके विचारों के खेत चले जाते हैं पूरे। किसी के मैंने देखे घर चले जाते हैं भाई, किसी को एक घर बनाने में पूरी जिंदगी बीत जाता है और उसका पूरा घर चला जाए, कैसा लगेगा उसको? गन्ना बेकार हो गया, मान समझ सकता हूँ तुम्हारी स्थिति। आप क्या कह सकते हैं? सोचो, मुझे तो पानी से बहुत डर लगता है।
और मुझे सबसे ज़्यादा पानी डर लगता है भाई, मुझे पानी नहीं देख मिलता है। जैसे अगर ये देवा नदी भरी हुई हो और मैं बाइक से जा रहा हूँ तो मैं इधर नहीं देखता हूँ, आराम से मैं सीधे जाता हूँ कभी और वो इससे निकल गई। नहीं होता है अपना अपना, मेरा पता नहीं क्यों ज़्यादा पानी देख के अंदर से एकदम होता नहीं है, शरीर एकदम पति हो जाता है, बहुत ज़्यादा लगता है। ऐसे यहाँ पे देखो टनकपुर जाते हैं, टनकपुर तो सिद्धवा हो जाते हैं, उधर वो एक वो है ना पुल बना हुआ, बहुत लोग ऐसे होते हैं वो ऐसे देखते हैं, उसके पास जाके चलो चलो मैं कम से कम 10 बार गया होऊंगा, 10 बार मतलब वहां से गुजर के, और पहले लिख तो लेते थे और इतना ज्यादा अभी हिम्मत नहीं हुआ कि साइड से जाके ऐसे देख लें, तो ये बहुत खतरनाक जगह होती है। ये देख लिया आप लोगों ने? अभी देखिए बेटा बैठ जाओगे हम लोग, आप लोग फ्री का पूरा फायदा उठा रहे हो। हाँ ये देखो बेटा, ये वॉल्यूम आपको बताएं, अब ध्यान सुन लो, ये क्वेश्चन आएगा नीट में। हम लोग निकालते हैं कैपेसिटी, क्या निकालते हैं? तो देखो अब बोलो मत कौन बोल रहा है बेटा, अब हम लोग देखते हैं कैपेसिटी। यहाँ देखो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, क्या देखते हैं? तो देखो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, पहला जो होता है वो देखेंगे हम लोग इंस्पायरेटरी, और बेटा इसको हम कैसे शो करते हैं? IC। यहाँ पे देखो अब अगर हम इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का मतलब होता है कि हम एयर को जो ले रहे थे और साथ में आपको पता है टाइडल वॉल्यूम भी था, दोनों को जोड़ दो क्या आ जाएगा? कैपेसिटी। मतलब इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे आप लोग IRB और साथ में TB, ठीक है? अभी मैं खाली फॉर्मूला लिख रहा हूँ, कल मैं आपसे करवाऊंगा यहाँ पे सॉल्व इसका वैल्यू कितना कितना आएगा, वो अभी टाइम नहीं है तो आप लोग पूरा कर नहीं पाओगे, ठीक है? तो इसका मतलब अगर हम IRB जो एयर को ले रहे हैं, बोलो मत, और TB जो नॉर्मल ब्रीथिंग ले रहे हैं, उन दोनों को ऐड कर दें तो क्या निकल आएगा? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। समझ गए? दूसरा हमारा होता है जो वो होता है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। क्या होता है? और बेटा इसको हम लोग क्या बोलते हैं? EC। अब आप लोग बताओ यहाँ पे एक्सपायरेटरी की बात कर रहे हैं ना, तो कैपेसिटी की, तो इसका मतलब हम इसमें क्या जोड़ेंगे? ERB और साथ में TB। क्या जोड़ेंगे बेटा? ERB और साथ में TB, ठीक है? अब दूसरा सुनो, तीसरा हमारा जो आता है वे कौन सा आता है? रेजिडुअल कैपेसिटी। हाँ, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी वही होती है। अब आप लोग बेटा इसका मतलब इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? FRC, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। आप लोग बताओ बेटा, ये रेजिडुअल कैपेसिटी पूछ रहा है, अब इसमें क्या क्या जोड़ना है? आप लोग देखो ये क्या जोड़ना है। एक तो आपने जो एयर एक्सपायर की थी वो पहले कहाँ थी? लंग्स में ही होगी, लंग्स में होगी, तो इसका मतलब तुम ERB जोड़ दो और साथ में जोड़ दो RB जो रेजिडुअल वॉल्यूम नॉर्मल होता है, ठीक है? तो इसमें हम लोग जोड़ते हैं RB और साथ में यानी कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम। समझ गए? क्योंकि जो आपने एक्सपायर की है वो पहले कहाँ होगी? लंग्स में, और वो पूछ रहा है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ठीक है? अगला आता है हमारा, चौथा आता है, वो आता है वाइटल कैपेसिटी। क्या आता है बेटा? आप लोग इसके फॉर्मूले ऐसे याद रखना, वैल्यू मत रखना, क्योंकि वो अगर क्वेश्चन ऐसे बना दे, वो कहते कि कोई बीमार पेशेंट है, उसका ERB कम हो गया है, अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो आपको ऐसे पता होगा तभी तो आप कर पाओगे, ठीक है? इतना सिंपल क्वेश्चन गलत हो जाए तो बहुत दुख होता है। इसे बोलते हैं BC,
वाइटल कैपेसिटी। तो यहाँ पे क्या आएगा, अब देखो वाइटल का मतलब क्या होता है, IRV, ERV और साथ में TB, तीनों जोड़ दो, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा वाइटल कैपेसिटी, ERV और IRV और साथ में क्या होगा बेटा, TB। और जब वो पूछेगा टोटल लंग्स कैपेसिटी, सबको जोड़ दो जो भी चीजें हैं, ठीक है। तो 5 नंबर पे जो आता है वो क्या आता है बेटा, टोटल लंग्स कैपेसिटी, और यहाँ पे आप लोग इसे बोलते हैं TLC, आपने सुना भी होगा। अच्छा TLC एक और होता है, आपने कभी करवाया होगा, TLC कहते हैं, TLC करवा के आए, उसका मतलब होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, और यहाँ टोटल लंग्स कैपेसिटी है। उसका ल्यूकोसाइट का मतलब वो देखते हैं, वो वाला WBC वाला, जब हम बीमार हो जाते हैं तो इम्यूनिटी टीम करवाते हैं TLC। अब ये देखो इसमें क्या जोड़ना है आपको, IRV साथ में ERV साथ में TB और साथ में RV, ये सब जोड़ के आ जाएगा क्या, टोटल लंग्स कैपेसिटी। ऐसे हम लोग निकालते हैं अपने लंग्स का पूरा पल्मोनरी कैपेसिटी। लिख लो, लिखना किसी को किसमें, हाँ टोटल कैसे बन जाएगी। और ऐसे हो तो ऐसे याद रखो, जैसे याद रखना वैसे रखो। अगर आप कह दो कि वाइटल कैपेसिटी है, टोटल का मतलब ये वो सब जोड़ दो, तो वाइटल में RV जोड़ दो, बात है, ठीक है। अब देखो एक बात सुनो आप लोग बेटा, अब वो क्वेश्चन कैसे दे सकता है, देखो आप लोग अगर ऐसे याद कर रहे होगे तो आप हर टाइप से कर सकते हो। जैसे वो ये कहने लगे कि कोई सांस नहीं ले पा रहा है, उसका उसने IRV कम कर दिया, जैसे उसने कह दिया कि IRV उसका 1500 हो गया, कितना हो गया, अब बताओ उसका इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितना होगा, तो 2000। मतलब अगर आपको ऐसे याद है तभी आप कर पाओगे, तो वो कैसे भी क्वेश्चन दे नीट में आपको गलत नहीं होना चाहिए। अब देखो आप लोग कैसे करके इसको, अभी रखो मत किताब, इधर देखो पहले। अगर मैं इसका ये देखूं कि कैसे मुझे निकालना है, तो देखो बेटा आप लोग बताओ, अगर यहाँ पे IRV और TB जोड़ेंगे तो 25, देखो यहाँ पे देखो 2500 से 3000 होता है हमारा क्या, IRV, और प्लस क्या कर दो तो कितना आएगा बताओ, 3000 से 3500 ml। साथ में ऐसे भी करके रखो आराम से, अगर इसकी किताब में ना हो कर लो ये। ERV कितना होगा बेटा बताओ, 1000 से 1100 और साथ में 500, तो कितना हो जाएगा, सही है। ये ध्यान रखना जो नीचे वाली वैल्यू है, डायरेक्ट याद रख सकते हो, लेकिन आप लोग वैसे याद रखो तो वैसे अच्छा रहेगा, ठीक है। अगला रेजिडुअल कैपेसिटी बताओ, RV कितना है बेटा, 1100 से 1200 और प्लस क्या कर दो, ERV मतलब, ठीक है, कितना आएगा बेटा, 2100 से 2300, ठीक है, ठीक है। इसके बाद अगर हम ये निकालें वाइटल कैपेसिटी, तो बेटा आप लोग क्या करो, देखो वाइटल में ERV कितना है तुम्हारा, देखो अभी देखो ERV और TB, वो सॉरी ERV और TB हमने अभी निकाला है, कितना होता था, और साथ में जोड़ दो IRV, तो यानी कि तुम जोड़ सकते हो 1500 से 1600 और प्लस करो 2500 से, ये तो करना है, ये तो करना है, तो कितना आएगा, 1500 2500 कितने होते हैं 4000 और 1600 3 कितने होते हैं 4600, तो 4000 से 4600 ml, समझ गए बेटा। इसके बाद अगर इसको निकालना है तो हमने ये तो निकाल लिया, ये कितना आया है 4000 से 4600 और साथ में क्या जोड़ दो RV कितना है 1100 से 1200, बताओ कितना आएगा ये 4000 और 1100 कितने होते हैं 5100 से 5800, 4600 1200 5800। तो आप लोग ऐसे, अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप लोग कैपेसिटी बड़े आराम से निकाल सकते हो। टॉपिक क्लियर हो सब बच्चों को? अगर जिसके भी ये लिखे हुए नहीं है कैपेसिटी, ऐसे करके आप लिख लो एक बार, ठीक है सब बच्चे।
अब इस चैप्टर का आपने बेस पढ़ा है अभी तक। अब जो मेन टॉपिक का कब आओगे, कल से आओगे। जो हम लोग पढ़ेंगे कैसे ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनता है, क्या कंडीशन होनी चाहिए एलआई वाली जगह पे, क्या कंडीशन होनी चाहिए टिश्यू वाली जगह पे, जो हम लोग अब पढ़ेंगे वो मेन टॉपिक होंगे। ठीक है, तो आप लोग कल कोई भी छुट्टी मत करना, पहले अभी बैग मत लगाओ, पहले ही लिखो। ऐसे बिठाया जाता है चौथे के बच्चे हैं ये कि अरे बाहर निकलोगे तो डंडा लेके आ रहा हूँ। ये छोटे बच्चे नहीं होते, होते नहीं होते। आपको पता नहीं है आजकल के छोटे बच्चे ही बहुत क्यूट हो गए हैं। वो पता है कैसी बातें करते हैं, जैसे उन्हें अगर पढ़ाओगे भी तो तुम्हें उन्हें मारने का मन ही नहीं करेगा। तो बेटा ये हो गया। और सुनो, कल से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक चलेगा इस चैप्टर का जो हम लोग पढ़ेंगे कल, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीहीमोग्लोबिन या डीऑक्सीहीमोग्लोबिन कैसे ब्रेकडाउन होगा, कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, एक्सचेंज ऑफ गैस पढ़ेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो आप लोग करना शुरू करना। चलो ठीक है, कल पढ़ते हैं। ठीक है, क्या बताऊं,